रायपुर 10,584, रायगढ़ 10,604, जांजगीर 9,368, कोरबा 8,702, बिलासपुर 7,603। आंकड़े बताते हैं कि अब रायपुर और दुर्ग में कोरोना के मरीज कम मिल रहे हैं, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में कोरोना का हॉटस्पॉट इन शहरों से शिफ्ट होकर बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर, कोरबा और सरगुजा जैसे जिलों में चला गया है। इन जिलों में पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण का बढ़ना अब एक नई चुनौती है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश से आने वाले न्यूज़ 10 ने बस्तर में दस्तक दे दी है, जो कि एक नए वेरिएंट के साथ काफी घातक है। जानवरों में भी इसके फैलने की आशंका है। ऐसे में वर्तमान हालातों को लेकर सरकारी कोशिशों पर बीजेपी सवाल उठा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह इसको लेकर सरकार पर हमलावर है। इन रायगढ़ जिले में जिस प्रकार से तेजी से विस्तारित हो रहा है, क्या आप टेस्ट बंद करके आपने दोनों हाथ खड़े कर दिए, शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छुपाने से कोविड नहीं भाग जाएगा। आपको इसके लिए कार्य योजना बनाना पड़ेगा। टेस्ट करीब करीब पूरे प्रदेश में बंद हो गए हैं, आंकड़े को कम दिखाने के लिए 15,000 तक जाना है। इसलिए इन्होंने पूरे टेस्ट छत्तीसगढ़ के जो जिले जिले में हो रहे थे, गांव गांव में हो रहे थे, उसकी संख्या 1/4 से भी कम हो गई। विपक्ष के लगातार हमले झेल रही कांग्रेस सरकार हालांकि अब स्थिति को काफी नियंत्रित मान रही है। मुख्यमंत्री के दफ्तर से जारी ट्वीट में दावा किया गया है कि 25 अप्रैल को जो पॉजिटिव दर 29.2% थी, वो अब घटकर 26.1 हो गई है। वहीं रिकवरी रेट अब 84.1% है। ऐसे में सरकार चीजों को काफी हद तक नियंत्रण में मान रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग सोशल मीडिया, फेसबुक और ट्विटर पर काम कर रहे हैं, अपने घरों में बैठकर राजनीति कर रहे हैं। अभी राजनीति का समय नहीं है। जिला प्रशासन के लोग, सरकार के लोग, स्वास्थ्य विभाग के लोग जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, वर्तमान एक्चुअल स्थिति क्या है, कितने केस निकल कर आ रहे हैं, उसके अनुसार हम सभी चीज़ों को करते हैं। और लोगों की जान बचाने की आवश्यकता ज़्यादा है, लोगों की जान बचाना है। और मैं समझता हूँ लॉकडाउन करने से जो छत्तीसगढ़ में जो परिणाम सामने निकल कर आए, पहले वो केसों की संख्या ज़्यादा थी, अभी केस की संख्या कम हुई है, इसीलिए कि लॉकडाउन से वो चेन को तोड़ने का प्रयास किया गया। पहले वैक्सीनेशन को लेकर खींचतान और संसाधनों की कमी ने छत्तीसगढ़ में अचानक बढ़े मरीजों से उत्पन्न स्थिति को भयावह बना दिया था। अब आंध्र प्रदेश के स्ट्रेन की बस्तर में दस्तक सरकार के सामने नई चुनौती बनकर आई है, जिसके चलते फिलहाल छत्तीसगढ़ को राहत मिलती नहीं दिख रही है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। छत्तीसगढ़ कोरोना संक्रमण काल से गुजर रहा है। उसे अपना लॉकडाउन चौथी बार बढ़ाना पड़ा है। कोरोना ने छत्तीसगढ़ को पूरी तरीके से अपनी गिरफ्त में दे दिया है। सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज वाले 5 जिले हैं, जिसमें इस समय मरीजों की हालात को लेकर अब विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हालात हैं और विपक्ष उस पर क्या कुछ कह रहा है। लेकिन देश की यह विडंबना है कि दरअसल जिन चीजों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, यहां उन पर भी राजनीति होती है। इस राजनीति को अगर आप एक तरफ रखें तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर फिर हमारा सवाल पूछना भी लाजमी हो जाता है। और आज इसी राजनीति पर क्या इसकी जरूरत छत्तीसगढ़ में महसूस हो रही है? क्या विपक्ष को सत्ता पक्ष के साथ खड़े होकर इस महामारी से लड़ना चाहिए? लड़ रही है तो किस तरह से? और अगर नहीं लड़ रही तो फिर क्या कुछ कमी पेशी है? यही सवाल पूछेंगे आज हम, विपक्ष से भी और सत्ता पक्ष से भी। मेरे साथ जो मेहमान आज जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। संदीप शर्मा साहब मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। संदीप साहब, बहुत स्वागत है आज के इस मुद्दे में। राकेश गुप्ता साहब मेरे साथ जुड़े हैं, आप अध्यक्ष हैं चिकित्सा प्रकोष्ठ कांग्रेस के। राकेश गुप्ता साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और आज मोहन तिवारी हमारे विशेष संवाददाता हैं रायपुर के, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हैं रायपुर से। उनसे उन तमाम हकीकतों को हम जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे जो दरअसल सत्ता और विपक्ष के दावे और आरोपों के बीच कभी इधर और कभी उधर झूलती और झुकती नजर आती है। चूंकि आरोप विपक्ष ने लगाए, इसलिए पहला सवाल संदीप शर्मा साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। अपने आरोप आप एक एक कर गिना दीजिए। राकेश गुप्ता साहब आज मौजूद हैं हर सवाल का जवाब देने के लिए। आज उनसे हर सवाल का जवाब लिया भी जाएगा।
नहीं देखिए सोहेल जी, छत्तीसगढ़ में कोरोना का जो संक्रमण बढ़ा है इसके बारे में पहले से ही केंद्र ने चेतावनी दी थी, परंतु यहाँ पर जिस ढंग से लापरवाही बरती गई प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा, और उसके कारण छत्तीसगढ़ में जो कोरोना का संक्रमण आप देखेंगे 2,80,00,000 की आबादी वाले छत्तीसगढ़ में 16,000 प्रतिदिन के आंकड़े आ रहे हैं जी। अगर इसको किसी दूसरे प्रदेश की जनसंख्या से तुलना करेंगे तो आज जिनके नाम प्रदेश में टॉप में चल रहे हैं जिन प्रदेशों को, उनको भी हम पार कर जाएंगे जनसंख्या के अनुपात के दृष्टिकोण में देखेंगे तो जी। लेकिन बार बार कहने के बाद भी सरकार चेती नहीं है और कई तरह की लापरवाही बरती गई जिसके कारण प्रदेश में ये संक्रमण बढ़ा है। और उसके बाद भी कोई तैयारी नहीं थी प्रदेश में। जिस ढंग से यहाँ पर मौतें हुई हैं प्रदेश में बहुत दुर्भाग्यजनक है। चिकित्सा की व्यवस्था के लिए अगर कहीं बार बार कोई बात करे तो केंद्र सरकार की तरफ दोष मढ़ देते हैं, लेकिन राज्य सरकार का विषय है। पिछले बार जब कोरोना आया था तो राज्य सरकार को अपने बजट में प्रॉपर प्रावधान करना था जी। चिकित्सा के लिए कभी भी ऐसी आपात स्थिति आएगी तो बेड की क्या व्यवस्था है, ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, गांव में क्वारंटीन सेंटर की क्या स्थिति बन सकती है। पिछले बार भी जो तैयारी की थी उसको भी इन्होंने कहीं ना कहीं वाइंड अप कर दिया था जी। और इसके कारण जब कोरोना का संक्रमण आया तो इस तरह की परेशानी आई है। और अभी ठीक है, रायपुर में अगर की संख्या कोई बता रहे हैं कि कम हो रही है, लेकिन अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कितने टेस्ट हो रहे हैं ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें लगा है जी। लेकिन आप देखेंगे कि 14,000 से 16,000 के बीच प्रकरण जो हैं या मामले जो हैं हमारे छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। कल भी आप देखेंगे तो पूरे प्रदेश में 15,700 आए हैं। ये कोई कम आंकड़े नहीं है। आप रायपुर के आंकड़ों को ही पूरे प्रदेश का आंकड़ा मत समझिए। ठीक है, रायपुर में 4,000 आता तो आपका 1,500 के आसपास आ गया, लेकिन प्रदेश में जो 14,000 आंकड़े टोटल होते थे वो 16,000 के आसपास जा रहे हैं। ठीक, आज आप देख रहे हैं कि हमारा जो उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी भाग है वहाँ पर संक्रमण बढ़ रहा है। तो इसके रोकथाम के लिए क्या उपाय है, क्या चिंता कर रही सरकार? हमारे प्रदेश में भी ऑक्सीजन से कमी से मौतें हुई हैं, जबकि हमारे प्रदेश जो है ऑक्सीजन का उत्पादक प्रदेश है। हमारे प्रदेश में हमारी जो आवश्यकता है उससे ज्यादा ऑक्सीजन है, उसके बावजूद भी वितरण की प्रणाली जी या उसके बारे में जिस ढंग से मॉनिटरिंग होनी थी, मॉनिटरिंग ठीक नहीं होने से इस तरह की बहुत घटनाएं हुई है। और अस्पताल की व्यवस्था देखिए, सरकार जो रेट तय करती है उस रेट पर कोई इलाज करने को तैयार नहीं है। कितने स्टिंग ऑपरेशन आए, 3 से लेकर 5 लाख रुपए तक एडवांस मांग रहे हैं। डॉक्टर जो है लोगों से बोल रहे हैं कि सारा पैसा नकदी में लाओ। नकदी कहाँ से आएगा? लॉकडाउन लगा है, बैंक बंद है, ऑनलाइन ट्रांसफर को पैसा नहीं ले रहे हैं। बहुत सारी शिकायतें लगातार इस पर आई है, लेकिन प्रशासन इस पर पूरी तरह से सफल हुई है। दवाइयों की लेकर के आप देखेंगे मारामारी है, जिस ढंग से रेमडेसिविर इंजेक्शन का कालाबाजारी हुआ प्रदेश में जी। अब इसको रोकने के लिए तो कोई केंद्र से नहीं आएगा, ये तो हमारी सरकार की प्रदेश की फेलियर है ये जी। तो जिसके कारण भी लोगों की जाने गई है। और इस प्रकार आज देखेंगे कि प्रदेश में अभी भी नए स्ट्रेन आने की सूचना मिल रही है, जिस ढंग से हमारे छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में और उत्तरी भाग में हमारा कोरोना का पैर पसर रहा है। और अगर कि हम अपने मन में खुश होंगे कुछ छोटे मोटे आंकड़े बता करके, तो इससे प्रदेश का भला नहीं होगा। और प्रदेश में एक बार फिर से सारी चीजों का ठीक ढंग से मॉनिटरिंग की जरूरत है और पूरे प्रशासन को भिड़ने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के बीच जिस ढंग से एक अनबोला का स्थिति दिखता है, पत्रों से बातचीत करते हैं दिखता है, फंड के लिए पैसा मांगते हैं, चिट्ठी लिख करके बार बार चिट्ठी जाती है, इन सब चीजों पर बहुत चिंताजनक विषय है प्रदेश में। ठीक संदीप साहब, और जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है। ठीक, दरअसल ये होना नहीं चाहिए, किसी भी तरह की लापरवाही या फिर इसी तरह की अव्यवस्थाएं नहीं होना चाहिए जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़े। विपक्ष जो इस वक्त विपक्ष की भूमिका में है, कभी वो सत्ता पर आसीन था और जो सत्ता पक्ष है वो कभी विपक्ष की भूमिका में था, इसलिए ये तय नहीं है कि कौन विपक्ष में बैठेगा और कौन सत्ता पर बैठेगा। लोकतंत्र है, यहाँ पर कुर्सियां बदलती रहती हैं। राकेश गुप्ता साहब, आपसे जवाब चाहूंगा। कई गंभीर आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं, लापरवाही, आंकड़े दूसरे राज्यों से ज्यादा हैं, सरकार की तैयारी नहीं दिख रही है, आंकड़ों को छुपाने के लिए टेस्ट कम कर दिए गए हैं, बजट की कोई खास व्यवस्था नहीं है, दवाइयों की कमी, ऊपर से कालाबाजारी। मैं चाहूंगा एक बार आप सिलसिलेवार इन जवाब तमाम सवालों के थोड़ा संक्षेप में दे दें, उसके बाद फिर हम इस पर चर्चा करेंगे कि दरअसल ये सब अगर कमियां राज्य में हैं और विपक्ष इसको लेकर आवाज बुलंद करती है तो इसमें सहयोग कितना और राजनीति कितनी। देखिए, बात कही जाती है कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और सबसे पहले राजनीतिक बातें ही कही जाती हैं। सबसे पहली बात, संदीप भाई ने जो बात कही कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, टेस्टिंग नहीं की जा रही, तो छत्तीसगढ़ एक समय में लॉकडाउन के पहले करीबन 35 से 40 हजार टेस्ट करने वाला राज्य था जी। लॉकडाउन के कारण लोगों का निकलना कम हुआ है और स्वाभाविक रूप से लोग जब टेस्टिंग सेंटर में कम आएंगे तो टेस्टिंग भी कम होगा। लेकिन फिर भी जिस प्रकार के आंकड़े आए हैं वो कहीं भी नहीं छुपाए जा रहे हैं।
सार्वजनिक किए जाते हैं। और मैं संदीप भाई के नॉलेज के लिए कहता हूं कि जो भी टेस्टिंग की जाती है उसके सारे आंकड़े आईसीएमआर के वेबसाइट में अपलोड किए जाते हैं। किसी प्रकार के आंकड़े छुपाने की बात नहीं है। ये केंद्र सरकार के पोर्टल गवर्न करते हैं कि जो बताते हैं कि कितने टेस्ट पॉजिटिव हुए और कितने निगेटिव हुए। जी। दूसरी बात यह है कि जो पॉजिटिव आ रहे हैं मरीज, उनके सभी प्रकार के दवाई और सभी प्रकार की भर्ती की सुविधा है। ज्यादा से ज्यादा मरीज होम आइसोलेशन के कंसेप्ट में ठीक हो रहे हैं। 90% के आसपास मरीज छत्तीसगढ़ में ठीक हुए हैं। और मुझे लगता है कि जो दवाओं की कमी और कालाबाजारी की बात कही जा रही है वो कपोल कल्पित है। रेमडेसिविर की कमी पूरे देश में है, पूरे देश में हाहाकार है। बहुत देर से गाइडलाइन आई और छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिसने विशेषज्ञों के सहयोग से एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल किया और बहुत साइंटिफिक तरीके से ये बताया कि रेमडेसिविर बहुत से मरीजों में अनावश्यक रूप से उपयोग किया जा रहा है और उसे बहुत प्रायोगिक तौर पर मान्यता मिली हुई है एम्स दिल्ली से और आईसीएमआर से। सभी मरीजों में उपयोग करने की चीज नहीं है और ओपीडी बेसिस पे तो करना ही नहीं चाहिए। कोरोना संक्रमण एक सामान्य वायरस संक्रमण है जो लापरवाही से बढ़ता है और उसके बाद यदि ध्यान न दिया जाए तो 5% मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है और सही समय पे इलाज हो तो ज्यादातर मरीज ठीक भी होते हैं। वायरस संक्रमित रोग अपने आप में 10 दिन में लिमिटेशन होता है और सामान्य दवाइयों की सावधानी और टेस्टिंग के समय शुरू किया जाए इलाज तो ज्यादातर मरीज ठीक हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य रहा कि जिसमें आंकड़े ज्यादा थे लेकिन समय रहते इसको नियंत्रित कर लिया गया। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं। मोहन तिवारी इस वक्त बहुत देर से हमारी चर्चा लगातार सुन रहे हैं। मोहन, अगर सिलसिलेवार में एक बार फिर से जल्दी से रिकैप करूं, लापरवाही, दूसरे राज्यों से आंकड़े ज़्यादा, तैयारी नहीं सरकार की, टेस्ट घटा दिए गए, बजट की कोई व्यवस्था नहीं की गई, दवाइयां या तो कम रहीं और कम रहने के बावजूद भी कालाबाजारी की गई। ये तमाम आरोप बीजेपी की तरफ से थे और इसका जवाब राकेश गुप्ता साहब ने एक एक कर दे दिया है। मैं दूसरे रुख की बात करूंगा, राजनीति की बात करूंगा। जब आप फील्ड में निकलते हैं, आप सत्ता पक्ष के पास भी जाते हैं, आप विपक्ष के पास भी जाते हैं, आप इधर से आरोप सुनते हैं, आप इधर से बयान सुनते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं और फिर बताते हैं कि आप पर ये आरोप हैं, इस तरह के सवाल हैं और उधर से जवाब मिलते हैं। इन सवालों और जवाबों के बीच मोहन क्या महसूस करते हैं आप? ग्राउंड रियलिटी छत्तीसगढ़ में कोविड के खिलाफ हमारी लड़ाई की क्या कुछ है और जो बयान हैं और जो उन बयानों पर जवाब हैं, राजनीति से ज़्यादा प्रेरित हैं? वो राजनीति लगते हैं आपको या आपको लगता है कि उन बयानों से छत्तीसगढ़ का कोई फायदा होने भी वाला है? देखिए सोहेल जी, ये जो पूरी चर्चा है और इस तरीके के जो आरोप हैं जो कि विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं वो पिछले 1.5 महीने से कुछ इसी तरीके के हैं कि सुविधाएं नहीं हैं, दवाओं की कमी है या कालाबाजारी है, इस तरीके की बातें। लेकिन अभी ये चर्चा इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि 2 बड़ी चुनौतियों का सामना आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ करने वाला है। एक तो शहरों से शिफ्ट होकर जो संक्रमण है वो गाँव की ओर चला गया है और बड़े शहर जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उससे अलग हटकर अब संक्रमितों की संख्या उन जिलों में, उन कस्बों में ज़्यादा मिल रही है जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं बनिस्बत कम हैं, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर के। और इसीलिए ऐसी जगह पर जहां पर संक्रमण ज़्यादा होगा तो वहां पर लोगों की जान बचाना एक बड़ी चुनौती होगी। और हम देख रहे हैं कि अब मध्य छत्तीसगढ़ से जो संक्रमण है वो कम हुआ है और वो शिफ्ट हुआ है उत्तर छत्तीसगढ़ की ओर, जहां पर हम देखते हैं कि वन वाले जो क्षेत्र हैं, वनवासी जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं। और जांजगीर में केस का बढ़ना, नंबर 1 में आ जाना, उसके बाद जसपुर में, सरगुजा के जिलों में संक्रमण बढ़ना बड़ी चुनौती है। और एक नई सूचना जो आज ही मिली है कि आंध्र प्रदेश का जो नया स्ट्रेन है वो अब बस्तर में भी दस्तक दे रहा है। हालांकि किलेबंदी कर दी गई है, सीमा को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, लेकिन जो हमारा बस्तर है वहाँ आंध्र से आवाजाही ज़्यादा है, रायपुर और दुर्ग से कम है। वहाँ से कई चीज़ें आती है और ख़ास तौर पर जो ग्रामीण हैं वो आंध्र से आना जाना करते हैं। ऐसे में वहाँ से स्टैंड आएगा तो हम कैसे निपटेंगे और बस्तर जैसे क्षेत्र में हम कैसी चुनौतियों का सामना करेंगे। इन 2 बड़ी बातों पर विपक्ष अपनी चिंता जता रहा है पहले के आरोपों के साथ कि सरकार ने कुछ किया नहीं। अब ये 2 बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे में स्थितियां जिसे हम अभी कंट्रोल में बता रहे हैं वो शायद बिगड़ सकती है और इसी चिंता को लेकर ये सारी बहस है। और आज जो नए आरोप आए हैं वो इन दोनों बातों को ध्यान पर केंद्रित रखकर डॉक्टर रमन सिंह ने लगाए हैं। जी
चलिए, और इसका जवाब अगर हम राकेश गुप्ता साहब से लें, चिकित्सा प्रकोष्ठ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। राकेश गुप्ता साहब, जैसा कि मोहन तिवारी हमें बता रहे थे कि आंध्र प्रदेश में जो कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है और विशेषज्ञ ये बताते हैं कि 15 गुना ज़्यादा ताकतवर ये स्ट्रेन है। छत्तीसगढ़ में उस रास्ते ये दस्तक दे सकता है। दूसरी बात चिंता की ये है कि अब शहरी इलाकों से निकलकर कोरोना उन तमाम इलाकों तक जा रहा है जो आपके जंगली इलाके हैं, वनवासी यहाँ पर बड़ी तादाद में रहते हैं। ऐसे में जो दस्तक, जो आहट आज ये कोरोना शहर से निकलकर गांव की तरफ और आंध्र प्रदेश से निकलकर बस्तर की तरफ दे रहा है, क्या कुछ एडवांस में आपकी सरकार इसकी प्लानिंग करने जा रही है? क्या कोई ऐसा प्लान आपके पास जिसमें आप चिकित्सीय सुविधाएं बढ़ाएंगे, स्टाफ बढ़ाएंगे, या फिर ज़रूरत पड़ने पर आपको शहरी स्टाफ वहां शिफ्ट करना पड़ेगा? एडवांस कोई प्लानिंग होकर चल रही है? क्योंकि हमने ये देखा कि देश में 1 साल से ऊपर कोरोना का हो गया, दूसरी लहर आई, एडवांस प्लानिंग के अभाव में हम इस दूसरी वेव को बहुत बुरी तरह से भुगत रहे हैं। राकेश गुप्ता साहब, ठीक है सोहेल भाई, आपने जो बात कही मीडिया में पिछले 10 दिनों से है और सरकार इसको पिछले 3 से 4 हफ्ते से महसूस कर रही होगी। आपने नोटिस किया होगा कि 3 दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने मितानिनों को और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस मुहिम में लगाने का फैसला किया है जी। और प्राथमिकता के रूप में इन ग्राउंड वर्कर्स को जो इलाज की किट है वो दे दी गई है। हर मितानिन के पास 5 से 10 किट होगी जो प्राथमिक लक्षण दिखने पर उन लोगों को देगी। तो गांव में जिस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए कि प्राथमिक स्तर पर जो कार्यकर्ता है, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, उनको ये किट दे दी जाए ताकि जो शुरुआती इलाज है पैरासीटामोल और बी कॉम्प्लेक्स जैसा लक्षणों को पहचानने के लिए के बाद वो प्राथमिक तौर पर शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जो ग्राउंड स्तर पर कोरोना संक्रमण के लिए ग्रामीण स्तर पर लड़ाई लड़नी चाहिए, उसकी तैयारी करीब 1 महीने पहले शुरू हो गई थी और गांव-गांव में किट के बांटने की प्रक्रिया 1 हफ्ते पहले से ही शुरू हो गई है जी। जहां तक तैयारी की बात है, मुझे लगता है कि कोरोना संक्रमण में प्राथमिकता के तौर पर जो लड़ाई होती है वो लक्षण को पहचानना और शुरुआती स्टेज में इलाज होता है जी। और आप अभी तक ये समझ गए होंगे कि जो लड़ाई है वो जब लक्षण पहचाने तभी इलाज शुरू हो, तभी जीती जा सकती है। देर से करने पर मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है और बहुत सारे संक्रमित मरीज जो लेट अवस्था में आते हैं उनकी मृत्यु भी हो जाती है। जहाँ तक आंध्र प्रदेश के स्ट्रेन की बात है, वो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। जिस भी जीव को एंटीबायोटिक या दूसरी दवाओं से मनुष्य के शरीर में मारने की प्रक्रिया शुरू होती है, वो अपने शरीर में ऐसी सुरक्षात्मक प्रणाली को डेवलप करता है जो उसको प्रतिरोधक क्षमता उस दवाओं के खिलाफ विकसित कर सके। जो हमने अननेसेसरी एंटीबायोटिक या दवाइयां कोरोना संक्रमण के लिए अनइंडिकेटेड दवाइयां जैसे रेमडेसिविर की बात मैं कर रहा था यूज की है, उसके कारण कोरोना के वायरस ने जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई है, जितनी ज्यादा स्ट्रांग दवाइयां आप वायरस के संक्रमण में देंगे, वायरस अपने आप को सुरक्षित करने के लिए उतना ही मजबूत बनाएगा। तो दवाइयों की उतनी ही जरूरत होनी चाहिए, उतनी ही दवाइयां देनी चाहिए जितनी आवश्यक है। 10 दिन में वैसे भी वायरस का संक्रमण शरीर में लिमिट हो जाता है, तो आप यदि पैरासीटामोल देकर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को उतना स्वयं से विकसित करने का अवसर देंगे, आपको एंटीबायोटिक या दूसरे नहीं, ये ठीक है कि जब तक लक्षण किसी के भीतर नहीं आते हैं तब तक हम उसे अनावश्यक रूप से दवाइयां तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये तो फिर मेडिकल के लिहाज से भी ठीक नहीं होगा। लेकिन आने वाली मुसीबत से निपटने के लिए तैयारियां किस स्तर तक होनी चाहिए? संदीप शर्मा साहब शायद इसका बेहतर जवाब दे सकेंगे। संदीप शर्मा साहब, क्या लगता है आपको, किस स्तर की तैयारियां फिलहाल होनी चाहिए? और अगर बीजेपी के पास कुछ सुझाव हैं सरकार को देने के लिए, क्या आपने सरकार के साथ साझा किए हैं या फिर अभी आप बंसल न्यूज पर उन तमाम सुझावों को रखना चाहेंगे? देखिए सुहेल जी, मैं तो सबसे पहले डॉक्टर साहब जो मैं बहुत सम्मान करता हूँ गुप्ता जी का, उन्होंने इसको कह दिया कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की बात जो है बिल्कुल काल्पनिक है। उन्होंने कह दिया, इसका मुझको बहुत दुख है। तो आप सब लोग जानते हैं, मीडिया के लोग भी, आप ही लोगों ने बताया कि किस ढंग से कालाबाजारी हुई है, किस ढंग से लोग इसमें परेशान हुए, कितना लोगों को जनहानि हुई है इसमें। दूसरी बात, डॉक्टर साहब ने एक बात की जिसका भी मुझको बहुत दुख है कि लोग रेमडेसिविर को जबरदस्ती लगा रहे हैं और जो केंद्रीय जो मेडिकल जो इंस्टीट्यूट है उनका जो सुझाव है उसको नहीं मान रहे हैं।
तो मैं डॉक्टर साहब आप बताइए, हम तो मरीज बन करके आपके पास आते हैं, आप हमको पर्ची लिख करके देते हैं, आप जो हमको दवाई मंगाते हैं हम वही लेकर के आते हैं, आप स्वयं डॉक्टर हैं। जो कोई अगर कि इंजेक्शन खरीदने दुकान जा रहा है वो कोई न कोई पर्ची लेके जा रहा है, डॉक्टर ही मंगा रहे हैं, उसको कोई मरीज अपना खुद से खरीद करके ले करके तो डॉक्टर के पास जा नहीं रहे मगर रेमडेसिविर लगा दो। तो अगर कि रेमडेसिविर के मामले में इस तरह से मारामारी हुई तो, और अगर कि उसके बारे में गाइडलाइन कुछ दूसरी बात कहती है और डॉक्टरों ने जो पर्ची दिया वो अगर कि कुछ दूसरी बात कहती है, आप स्वयं चिकित्सा प्रकोष्ठ सम्माननीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, तो आपको स्वयं डॉक्टरों के बीच इसकी पहल करनी चाहिए, इसके बारे में जागरूकता कैसी आई। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आप जो तैयारी की बात करें कि किट बांट दिए गए हैं निचले स्तर पर, अभी हमारे कितने शिक्षा कर्मी जो हैं या शिक्षक जो इसमें मारे गए बताइए आप, कोरोना से पॉजिटिव होकर के 400 के करीब शिक्षक। परसों इन्होंने मुख्यमंत्री जी को मेमोरेंडम दिया है कि हमको न तो किट मिलता है, वो सब कोरोना के संक्रमण में और फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं। वो आपके पास में जा रहे हैं, आपके पास सुझाव क्या है? मैं बता रहा हूँ ना साहब, मैं बता रहा हूँ आपको, समय कम है, जल्दी बताएं जी। तो हमारा ये कहना है कि अगर की जो बातें आप कह रहे हैं तैयारी की, उसको धरातल में होना चाहिए। हमारे पूरे कार्यकर्ता लगे हैं, गरीबों को भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। जिस लॉकडाउन का पहले राहुल गांधी विरोध करते थे और आज स्वयं लॉकडाउन लगा रहे हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है, जिस ढंग से भी इसका काबू आना चाहिए, लेकिन सारी चीजों का हमको चिंता न होनी चाहिए। लॉकडाउन जो लगाया जा रहा है उसके भी एक वैज्ञानिक, उसमें जो नियम बना रहे हैं वैज्ञानिक पद्धति होना चाहिए। और उसके अलावा भी जिस ढंग से हमको कोरोना का इंजेक्शन लगवाने का है, जो टीकाकरण का है, उसके बारे में ठीक ढंग से अवेयरनेस होना चाहिए। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने इसके मामले में बहुत गुमराह किया, तब उनको नए सिरे पर अपने परिमार्जन करना चाहिए अपने सुझाव पर कि हम लोगों को किस ढंग से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन के लिए लाएं। अब वैक्सीनेशन के मामले में भी आप विचित्र किस्म का नियम ला देते हैं, हाई कोर्ट आपको कह रही है, तो वैक्सीनेशन तो है, हर आदमी का अधिकार है, आप ही ने कहा था, उसके बाद आप इसमें फिर से एक बाउंड्री लगा रहे हैं। तो इन सारी चीजों से आपको बचना चाहिए। प्रदेश के जन कल्याण के लिए और सब लोगों के बीच समानता का अधिकार उनका मिले, इस दिशा में काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी पूरे हमारी पार्टी जो है, हमारे कार्यकर्ता सब जगह लगे हुए हैं, ग्रास रूट पर कार्यकर्ता लोगों की मदद कर रहे हैं। जिस तरह की परेशानी आ रही, चाहे उनको चिकित्सा की परेशानी है, लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन करने की परेशानी है, लोगों के भोजन की परेशानी है, सब में हमारे कार्यकर्ता लगे हैं। और हम कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जो लगे, उनके साथ किसी भी तरह से कोई इसमें विवाद नहीं, हम उनके संग कंधे से कंधे मिलाकर काम करने के लिए तैयार हैं। जी, हम इसको कभी कोई राजनीति का मुद्दा नहीं बनाते, लेकिन हाँ विपक्ष हैं, हम हमारे भी कुछ सुझाव हैं उनको, और जिस ढंग से कोई कहीं पर त्रुटि दिखती है हम उसको कहना चाहेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री, बिल्कुल बतौर विपक्ष सुझाव देना आपका अधिकार भी है, आपका कर्तव्य भी है, और सत्ता को आपके सुझाव और आपके मशवरे को मानना भी चाहिए जहां तक संभव हो। दरअसल लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग कोरोना से नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है, ये लड़ाई इंसानियत की है, और इंसानियत को, मानवता को जिंदा रखने की लड़ाई है। इंसान को अपनी लड़ाई खुद लड़ना है, इसे राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर लड़ना होगा। अगर यहाँ पर भी हम विपक्ष और सत्ता का दंभ भरते हुए इस लड़ाई को लड़ना चाहेंगे तो शायद हम देर कर रहे हैं। संदीप शर्मा साहब, राकेश गुप्ता साहब, मोहन तिवारी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज के इस मुद्दा में शामिल होने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। नया स्ट्रेन, नई चुनौती, विपक्ष सरकार पर अब भी अव्यवस्थाओं को लेकर आरोप लगा रहा है, सरकार के अपने दावे हैं, और इस बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। देखना होगा सरकार इस पर किस तरह से काबू पाती है, और छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश के लोग कब तक इस महामारी पर पूरी तरह से विजय पाएंगे। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।